गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है रिसोर्सेज। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इस तरीके से हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया था। आज हम पढ़ेंगे सम पॉइंट्स रिलेटेड टू रिसोर्सेज। इसी चैप्टर में थोड़ा आगे, यानी कि अब रिसोर्सेज से संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसमें पहला है मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को असामान्य तरीके से या फिर कहने का मतलब है इनडिस्क्रिमिनेट वे में अगर हम यूज करें, यानी कि इसको सावधानी पूर्वक अगर हम रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करेंगे तो उससे कौन कौन तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हो रही है, इसके बारे में देखो। मैंने बताया था कि रिसोर्सेज जो है कई तरह के हैं। वाटर रिसोर्सेज है, एयर भी एक तरह का रिसोर्स ही हमारे लिए, ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्स ही है, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना, सभी रिसोर्सेज है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं हमारे लिए, हम उनकी जो एक्टिविटीज है वो हमें लाभ पहुंचाती है। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज वैसे सभी चीजों को जो हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है और जो कि हमें सेटिस्फाई करती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती है, उन सभी को रिसोर्सेज कहा गया था। अब देखो, रिसोर्सेज को अगर हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे या फिर कहने का मतलब है कि आइडियोलॉजिकल वे में ना यूज करें, किसी भी तरह से बस सिर्फ रिसोर्सेज का यूज किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, तो उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगी आप खुद सोचो। सबसे पहली तो समस्या ये उत्पन्न होगी कि रिसोर्सेज की कमी होने लगेगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो निश्चित है, हम पृथ्वी से बाहर जाकर के तो रिसोर्सेज अभी खोज नहीं सकते हैं, तो जो पृथ्वी पर रिसोर्सेज उपलब्ध है उन्हीं का हम यूज कर सकते हैं। और पृथ्वी पर रिसोर्सेज जो है वो सीमित मात्रा में सभी के लिए, लेकिन जैसे जैसे हमारे विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सभी के लिए रिसोर्सेज पाना कठिन होता जा रहा है। इस कारण से रिसोर्सेज जो है उनकी कमी धीरे धीरे होती जा रही है। अब आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे कि बिल्डिंग्स और ब्रिजेस, रोड्स वगैरह बनने लगे, उसके लिए मटेरियल्स चाहिए होता है, मेटल्स चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पेपर का यूज हम लोग करते हैं, तो उसके लिए पेपर पल्प जो कि ट्रीज से प्राप्त होता है वो हमें चाहिए होगा। उसके बाद फिर इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमें भोजन जुटाना पड़ेगा, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इस तरीके से रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। तो इसमें पहला पॉइंट होगा डिफिशियंसी ऑफ रिसोर्स। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा मेजर प्रॉब्लम्स में, तो सेकंड पॉइंट होगा डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। अब देखो, रिसोर्सेज जो है उनका यूज इस तरीके से आज के समय में किया जा रहा है कि एक ऐसा वर्ग, हमारे विश्व में ही एक ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज है, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनके पास रहने को बहुत अच्छे अच्छे घर है, लेकिन इससे अलग कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना तो जमीन है, ना पैसे, ना रहने के लिए अच्छे सा घर है, इवन उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और भोजन नहीं है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि दो वर्ग बन रहा है, दो क्लासेस फॉर्म हो रहे हैं, जो कि एक रिच पीपुल के लिए और एक पुअर पीपुल के लिए, दो तरह के क्लासेस फॉर्म हो रहे हैं रिसोर्सेज की कमी के कारण, जो कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है। थर्ड क्या है कि रिसोर्सेज की जैसे जैसे कमी होती जा रही है और रिसोर्सेज को हम जिस तरीके से गलत वे में यूज किए जा रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से उसका यूज कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहने का मतलब क्या है, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग, इस जैसे कई तरह के समस्याएं उत्पन्न होते जा रही है अभी हमारे विश्व में। अब देखो, आप जैसे कि मान लो कहीं जंगल है, ठीक है, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पर खेती की जमीन थी वहां पर घर बनाते जा रहे हैं, और जहां जंगल थे वहां पर खेती की जमीन बनती जा रही है। तो लास्टली हो ये रहा है कि जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, लास्ट में जंगल ही सिकुड़ते जा रहे हैं, और उन जंगलों को काट करके खेती के लिए जमीन बनाई जा रही है। और उस जमीन खेती के लिए अब जब आप जंगल काट देंगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि आपको जो सॉइल डिग्रेडेशन होगा या फिर जो मिट्टी का कटाव होगा वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी
जो वर्षा होनी थी, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि ट्रीज जो रहते हैं वो इन्वायरमेंट को कूल बनाए रखते हैं, ठंडा बनाए रखते हैं। उसके कारण क्या होता है, इवेपोरेशन तेजी से होता है और बारिश होती है, तो बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसके बाद फिर जब जंगलों का कटाव करेंगे तो जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह है उनके लिए भी क्षति पहुंचती है। तो इस कारण से क्या होगा, बहुत तरह की समस्या उत्पन्न होती है, ओजोन लेयर इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। ये सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो रही है, हम लोग रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली वे में यूज कर रहे हैं, उनका गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से उनका यूज कर रहे हैं। इस कारण से हम ये समस्याएं देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जब इतनी सारी समस्याएं जब उत्पन्न होने लगी रिसोर्सेज की कमी होने के कारण, तो कुछ ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड व्यक्ति या फिर विद्वान कह सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ रास्ता निकाले, कुछ थ्योरीज दी कि किस तरीके से हमें रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि हमें डेवलपमेंट तो करना चाहिए लेकिन उसके साथ ही साथ हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। और एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और अभी का जो डेवलपमेंट हम लोग किए जा रहे हैं वो तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सभी अपने सारे रिसोर्सेज अभी प्रेजेंट में ही खर्च कर देंगे अपने लिए, तो हम भविष्य में अपने जो आने वाली पीढ़ी अपनी जनरेशन है उनके लिए क्या बचा कर रखेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि हमें रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करना चाहिए इन अ गुड मैनर, और साथ ही साथ हमें रिसोर्सेज को अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। तो अब आप लोगों ने समझा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अब रिसोर्सेज की कमी होती जा रही थी वर्ल्ड में, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये सब बढ़ता जा रहा था, कार्बन इमिशन जो था वो तेजी से बढ़ता जा रहा था विश्व में। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए 1992 को रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ, लगभग वहां पर 100 के करीब देश के वहां पर जो प्रतिनिधि आए थे, डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक सम्मेलन किया था। रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर ये समिट हुआ था। और वहां पर इस बात के लिए लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए कि हमें किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए। और इसी समिट में एक एजेंडा बनाया गया था जिसको कि एजेंडा 21 कहते हैं। और इस एजेंडा 21 को फॉलो करवाने के लिए विश्व के जितने भी देश है अभी उन सभी को कहा गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एजेंडा 21 क्या होता है। तो एजेंडा 21 क्या है, इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 रियो समिट। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, इलिसी। यानी कि ये जो एजेंडा था इसमें इस बात को कहा गया था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए और इसी के अनुसार से हमें हर एक कंट्री को अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ इस एजेंडा में इस बात को भी बताया गया था कि हमें किस तरीके से इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज इन सभी से कॉम्बैट करना चाहिए। तो ये है एजेंडा 21 जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए, यानी कि उसको सुरक्षित किस तरीके से रखा जाए। तो रिसोर्सेज को सुरक्षित किस तरीके से रख सकते हैं आप, कुछ पॉइंट आप खुद भी समझ सकते हो अभी जितना मैंने बताया उसके हिसाब से। तो रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करके रखा जाना चाहिए। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. Conservation of resources इसलिए अपनाया जाना चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज के कारण ही अभी हम ह्यूमन लोग जो है इतना डेवलपमेंट कर पाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है, हम उनका यूज करने का टेक्नोलॉजी जानते हैं। और इन रिसोर्सेज की जैसे जैसे धीरे धीरे विश्व
में कमी होने लगेगी, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो बैलेंस है, वो गड़बड़ाने लगेगा, वो डिसबैलेंस होने लगेगा। इस कारण से रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। अब 6 पॉइंट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज को बचाने के लिए उसका सही तरीके से सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया में कौन कौन से प्लानिंग किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है रिसोर्स प्लानिंग में इन इंडिया में, वो है कि सबसे पहले तो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज है हमारे इंडिया में और किस किस तरह के रिसोर्सेज है। वाटर रिसोर्सेज कहाँ उपलब्ध है, लैंड रिसोर्सेज कहाँ है, वाइल्ड लाइफ कहाँ है, फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर है, किस स्टेट्स में है, इन सभी को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसका पूरा जब एक सर्वे हो जाएगा वर्ल्ड कंट्री में, उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जानी चाहिए ताकि सरकार उसके लिए एक व्यापक कदम उठा सके, उसके लिए प्लानिंग कर सके। फर्स्ट पॉइंट ये है रिसोर्स प्लानिंग में। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे प्लान्स इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। अब देखो रिसोर्सेज, कुछ तो ऐसे रिसोर्सेज है जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि उनको हम दोबारा से प्राप्त अगर करना चाहे या फिर उनको हम दोबारा से अगर हम उनका यूज करना चाहे तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे जो रिन्यूएबल हैं, सच एज एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है, तो इनका जो है यूज हम आगे भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो इस कारण से हमें रिसोर्सेज का जो यूज का जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर इनके डेवलपमेंट के बारे में जो सोचना है, तो हमें ध्यान पूर्वक सोचना होता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें, तो थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि वी कैन इंक्लूड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन इन 5-year प्लान। अब मैंने बताया यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो भारत सरकार भी इस विषय पर ध्यान रखी हुई है कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया जाए ताकि हम आने वाले जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को बचा कर रख सके, और साथ ही साथ रिसोर्स प्लानिंग का जो मेथड है उसको 5-year प्लानिंग में कन्वर्ट किया जाए। 5-year प्लानिंग करने का मतलब जो हर 5 साल बाद होता है हमारे देश में प्लानिंग जो होता है, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं, उसमें रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का जो मेथड है उसको अपनाया जाए। ठीक है, तो ये है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि क्या है, लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या है और भारत में किस तरह से पाए जाते हैं उसके बारे में। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि हम लोग जो अभी जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी भी है, चाहे वो एजुकेशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, जितनी भी तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, सभी हम लोग अभी लैंड रिसोर्सेज का यूज करके ही कर रहे हैं। लैंड वो जगह है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, जहाँ पर हम अपने घर बनाते हैं, जहाँ पर हम चलते हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर हम अपना जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाते हैं। तो अगर लैंड रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो मैं थिंक सो शायद ह्यूमन लाइफ भी ना रहे। इस कारण से लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लैंड रिसोर्सेज जो हैं भारत में, चूंकि भारत का टोटल जो एरिया है वो है 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो लैंड रिसोर्सेज जो है वो हर किसी के पास सीमित मात्रा में है। वो तो बढ़ तो रहा नहीं है लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में टोटल लगभग 70% वाटर है, लगभग 30% लैंड है। तो लैंड का जो एरिया है वो सीमित है, तो हमको उसी लैंड एरिया में ही अपने जितनी एक्टिविटीज है उसको करवाना है ताकि ह्यूमन जो है डेवलपमेंट भी कर सके और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो इस तरीके से लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए जरूरी है। अब लैंड रिसोर्सेज जो है उनके किस तरीके से भारत में डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले हम उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप दो ग्राफ देख रहे होंगे, ठीक है। पहला जो सर्कल चार्ट है उसमें आप लोग देखोगे लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स, यानी कि भारत में जो इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स कौन रिलीफ फीचर्स जो है उसके अंतर्गत कितने लैंड है, लैंड का परसेंटेज है।
तो पहला भारत में प्लेन एरिया कितने हैं, तो 43% है। माउंटेन एरिया कितने हैं, तो 30% है। और प्लेट्यूज यानी कि जो पठारी इलाके हैं वो कितने परसेंट है, तो वो 27% है। तो इस तरीके से भारत में रिलीफ फीचर्स के अंतर्गत लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड जो सर्कल चार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे जनरल लैंड यूज कैटेगरी 2014-15। अब लैंड का जो यूज है यानी कि लैंड का जो यूज किया जा रहा है अलग अलग तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज में वो किस तरीके से है उसके उस पर ये ग्राफ हमें दिखाता है। तो उसमें अब ये जो सबसे पहला जो ये एरिया 45.5% ये है नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया कहने का मतलब होता है कुल बोया हुआ क्षेत्र। इसको आप इस तरीके से समझो, कुल बोया हुआ क्षेत्र यानी कहने का मतलब वैसी जगह जहां पर खेती की जाती है, ठीक है, वैसी सभी जगह जहां पर खेती की जाती है वो 45.5% है। इंडिया के टोटल लैंड एरिया का ये 45.5% है, कुल वैसी जगह जहां पर खेती की जाती है। सेकंड ये है 23.3%। ये कितना है, ये फॉरेस्ट के लिए है, यानी कि भारत के कुल जो जितना भी एरिया है उसका 23% लगभग में फॉरेस्ट है। भारत के कुल लैंड एरिया के 8.7% में नॉन एग्रीकल्चरल यूज वाले लैंड है। अब नॉन एग्रीकल्चरल यूज वाले लैंड कौन से लैंड है, वैसे लैंड जहां पर रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, पार्क्स वगैरह हो, यानी कि वहां पर तो एग्रीकल्चर वर्क किया नहीं जा रहा है क्योंकि रोड्स बिल्डिंग्स वगैरह हम लोगों ने हाउसेस वगैरह बना दिए हैं, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाते हैं। 5.5% वैसे लैंड है जो कि बैरन और वेस्ट लैंड है, यानी कि वो बंजर भूमि है। सच है बहुत जगह आप देखोगे कि नमक का मैदान होता है, वहां पर कोई खेती नहीं की जाती है, फिर कोई ऐसी जगह बहुत पथरीला इलाका है जहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती है, तो वो इलाका बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अलग अलग है करेंट फैलो अदर देन करेंट फैलो, यानी कि वैसी जगह जो कि पड़ती, फैलो का मतलब होता है वैसी जगह या फिर वैसी जमीन जिसको हम लोग पड़ती छोड़ देते हैं। पड़ती कहने का मतलब है वहां पर 6 महीने या 1 साल बाद वहां पर एक बार फसल उपजाई जाती है, ठीक है, तो वैसी जगहों को फैलो लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये इन सभी तरह के लैंड का परसेंटेज दिया हुआ है कि कितने परसेंट लैंड भारत में पूरे भारत के लैंड का कितना परसेंट डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस फिगर को आप अच्छे से एक बार देख लेना। उसके बाद फिर एक पॉइंट है वो है काउजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, तो लैंड डिग्रेडेशन होता है आपको जो भूमि का क्षय होता है, यानी कहने का मतलब है कि लैंड जो कि बर्बाद हो रहा है, यानी कि लैंड जो है कि वो खराब होता जा रहा है। तो कौन कौन से कारण है जिसके कारण से भूमि जो है वो खराब होते जा रही है या फिर उनका कटाव होता जा रहा है, तो उसके काउजेस हम देखेंगे। तो सबसे पहला काउज तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है यानी कि जंगलों को काटना, ठीक है। जंगल जब हम काटते हैं तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गर्म होने लगता है, बारिश कम होगी, पेड़ जो कि मिट्टी को बांध कर रखते थे, उस बाद पेड़ काटने के बाद मिट्टी जो धीरे धीरे धूल बनकर उड़ने लगती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल नहीं रह जाती है। तो पहला तो ये हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। सेकंड क्या हो जाता है ओवर ग्रेजिंग। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सच एज महाराष्ट्र, पंजाब के कुछ ऐसे इलाके हैं, गुजरात के, जहाँ पर पशु बहुत ज़्यादा है। तो पशु बहुत ज़्यादा है जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर उनको खिलाने के लिए चारे की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए क्या करता है कि मैदान में पशुओं को छोड़ दिया जाता है। पशु क्या करते हैं कि पूरे मैदान के जितने भी वनस्पति होते हैं उनको खा लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो इलाका क्या हो जाता है, वनस्पति विहीन हो जाता है और धीरे धीरे बंजर होने लगता है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये सॉइल के लिए, लैंड के लिए। फिर थर्ड है माइनिंग। अब आप देखोगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर माइनिंग का कार्य बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मेटल्स मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब माइनिंग वहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, तो माइनिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जमीन के अंदर बहुत लंबी लंबी सुरंगें खोद दी जाती है और उसके बाद वहाँ से मिनरल्स और मेटल्स वगैरह बाहर निकाले जाते हैं।
और जब माइनिंग वहाँ पर वो चीज़ खत्म हो जाती है एक बार, तो उसके बाद उन सुरंगों को वैसे ही खुला छोड़ दिया जाता है और उसको, और धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया होता है वो उसके कारण अफेक्ट होने लगता है। तो माइनिंग भी एक मेजर प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। उसके बाद फिर है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा सिंचाई कर देना। पंजाब हरियाणा में ये समस्या देखी गई है। उसके कारण क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है कि वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा बार सिंचाई की जाती है, यानी कि वाटर को फ्लो किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ का जो लैंड के ऊपर का जो सॉइल होता है वो धीरे धीरे बहने लगता है और धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होने लगता है। और उसके कारण वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो पूरा एरिया है वो नॉर्मल प्लेन सरफेस के अपेक्षा धीरे धीरे नीचे चला जाने लगता है, यानी कि मिट्टी कटते जाती है और वो एरिया धीरे धीरे नीचे चला जाने लगता है। और फिर आने वाले समय में वो जो एरिया जो रहता है, लैंड जो रहते हैं, वो फर्टाइल भी नहीं रह जाती है। इस कारण से ओवर इरिगेशन की एक मेजर प्रॉब्लम है ये लैंड के लिए। उसके बाद लास्ट है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अब इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत सारे होते हैं। ये इंडस्ट्रीज क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के सामान या फिर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो इस प्रोसेस में बहुत सारा अपना वेस्टेज जो है वो या तो नदियों में या फिर वहाँ के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर अपने वेस्टेज को बहा देते हैं या फिर गिरा देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वो लैंड या फिर वो रिवर जो है धीरे धीरे पॉल्यूट होने लगती है और उसके कारण वहाँ के आसपास का जितना भी लैंड एरिया होता है वो भी पॉल्यूट होने लगता है। इस कारण से इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी बहुत हार्मफुल होता है लैंड के लिए। अब है मेथड ऑफ लैंड कंजर्वेशन। अब ये जो मैंने आपको बताया काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे काउजेस है जिसके कारण से भूमि जो है उसका अपक्षय होने लगता है या फिर भूमि खराब होने लगती है। तो ये काउजेस मैंने बताया। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा मेथड ऑफ लैंड कंजर्वेशन, यानी कि जो मैंने इसमें पॉइंट्स बताए हैं जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि किस तरीके से लैंड को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए। तो सबसे पहले तो इसमें पॉइंट ये हो जाएगा कि उसमें था डिफॉरेस्टेशन था, इसमें हो जाएगा एफॉरेस्टेशन, यानी कि ज्यादा जंगलों को, वनों को लगाया जाए। सेकंड क्या हो जाएगा कि ओवर ग्रेजिंग जो है उसको रोका जाए। थर्ड जो हो जाएगा कि ओवर इरिगेशन जो है उसको भी रोका जाए। ठीक है, इस तरीके से इसके पॉइंट्स धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, सम पॉइंट्स रिलेटेड टू रिसोर्सेज, और इसी में हम लोगों ने पढ़ा लैंड रिसोर्सेज के बारे में भी। आई होप आपको ये पूरा जितना मैंने पॉइंट्स बताए अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर जितना मैंने बताया उससे कुछ भी जो ना समझ में आया हो, उसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज या फिर फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको उसमें से समझा दूंगा। और इससे रिलेटेड जो भी PDF फाइल है वो इस वीडियो के साथ मैं भेज रहा हूँ, आप लोग उसे अच्छे से फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। ओके, थैंक यू।